हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। देखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपक पारा सर आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह साइंस पर है और साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। इससे पहले 2 चैप्टर मैं केमिस्ट्री खत्म करा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने वह 2 लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से उन चैप्टरों को भी अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। ठीक है। और ये हमारा जो लेक्चर है वो थर्ड है जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। वैसे अधातु भी होते हैं, आपके मेटलॉइड्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है। जीरो से हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। आप जिस भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, मैं बाईलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को लेकर चलूंगा। तो आप जिस मीडियम से हो अपने पेन और पेपर लेके बैठे और नोट्स बनाइए। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मेटल नॉन मेटल पर है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। देखो डियर माय स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे बेटा मोसले ने दिया था, पहले मेंडलीव की आवाज सारणी आई थी, फिर इनके शिष्य आए थे मोसले जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल बेटा जो एलिमेंट्स हैं, जो टोटल तत्व हैं वो कितने हैं डियर माय स्टूडेंट? 118। अब इन्हीं तत्वों को डियर माय स्टूडेंट 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया। 3 भागों में डिवाइडेड किया। पहला आपका धातु जिसे बोलते हैं मेटल, ठीक है ना। दूसरा आपका अधातु जिसे बोलते हैं नॉन मेटल, और तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है इसका उपधातु। ठीक है। तो हमारे जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। वैसे मेनली के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होते हैं, 11th क्लास से, लेकिन हाई स्कूल स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की सारणी थी बेटा, वो उनके जो मोजले के गुरु थे उनको बोलते हैं मेंडलीव की। सबसे पहले जो आवाज सारणी पास हुई वो मेंडलीव की आवाज सारणी पास हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद इनके चेले आए मोजले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर क्वेश्चन आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक आवाज सारणी किसने दी थी, तो बेटा मेंडलीव के शिष्य हैं मोजले, उन्होंने दी थी। और इसमें टोटल तत्व कितने हैं डियर माय स्टूडेंट? 118। 118 इनके टोटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इनको 3 भागों में डिवाइडेड है, धातु, अधातु और उपधातु। इन तीनों को क्या देखा कि जो 118 तत्व थे वो अपने अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। किसी में कोई ठोस था तो कोई लिक्विड था, कोई गैस था। किसी में चमक थी तो किसी में चमक नहीं थी। किसी में क्या था कि जब हम उसे किसी चीज से किसी हथियार से पीटते थे हथौड़ों से, तो बेटा वो एकदम टूट जाते थे, भंगुर हो जाते थे, चूरा चूर पाउडर बन जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम कोयले को बेटा पीटेंगे तो कोयला क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। लेकिन यही हम आयरन, जो अगर लोहे को हम पीटेंगे तो बेटा वो भंगुर होगा क्या? नहीं होगा। वो क्या है? पतली चादर बन जाएगी उससे। तो हमने देखा कुछ किसी को पीटने पर तो बेटा वो क्या हो जा रहा है? वो पतली चादर बन जाता है। और किसी को हम पीट रहे हैं तो वो भंगुर हो जाता है, मतलब एक तरह चूरा पाउडर बन जाता है। ठीक है ना। तो कई ऐसे गुण देखे जिस वजह से इंसान ने क्या करा, इनको 3 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया, धातु, अधातु और उपधातु। जहां धातु की संख्या बताते हैं कि 91 है, बाकी अलग अलग विद्वान के अनेक मत हैं और बहुत से अलग ही तरीके से बताते हैं 91 ही 92 है, लेकिन जो मुझे मालूम है वो आपको बता रहा हूं। वैसे बुक्स आपकी यही मानती है। और अधातु में इनकी 20 संख्या बताते हैं, और मेटलॉइड्स हैं इनकी बताते हैं बेटा 07। इनको काउंट करोगे तो बेटा आपके कितने हो गए? 118 हो जाते हैं। तो यहां से हमारे टोटल ये तीनों को काउंट करने पर हमारे बन जाती है पूरी संख्या 118 की। अब क्या कहा गया कि अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो धातु और अधातु का है, तो हम इन पे ही बात करते हैं कि धातु अधातु होते क्या है। कि भाई धातु मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। अब उपधातु क्या होते हैं? देखो, तो हमने 2 पार्टों में डिवाइडेड किया।
धातु और धातु। कुछ थे जो पीट कर चादर बन जा रहे थे, जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, सोना, इनको बेटा आप पीटोगे तो क्या बन जाएंगे, चादर बन जाएंगे ना, एक तार बन के बन जाएंगे ना, और इनमें क्या होती है, चमक होती है। तो विद्वान ने क्या कहा कि इसको बेटा बता दिया, आपका धातु बता दिया, इनको नाम क्या दे दिया, मेटल। ठीक है ना, चांदी, सोना, लोहा, ये क्या बेटा, मेटल है। और कुछों को बता दिया कि भाई अधातु है, क्योंकि इनमें ना तो चमक है, और इनको पीटते हैं तो ये भंगुर मतलब एक तरीके के पाउडर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री जब जब आई है, जब अपवाद जरूर लेके आई है, एक्सेप्शन। वो अपवाद क्या मतलब जस्ट उल्टा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे कॉन्सेप्ट है ये 100% बेटा क्लियर नहीं है, मतलब 100% ये लागू नहीं हो सकते। हाँ 99-98% रहता है, कुछ अपवाद भी रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो आपके धातु होते हैं इनमें चमक होती है, ये शाइनिंग मारती है। जैसे आप लोहा देख लो, चांदी देख लो, तांबा देख लो, सोना देख लो, ठीक है, पीतल देख लो, ये क्या बेटा मेटल है, इनमें क्या होती है, चमक होती है। और इनको जब पीटते हैं तो क्या एक चादर के रूप में बन जाती है, एकदम टूटते नहीं है ये। लेकिन अगर यही हम अधातु की बात करें, जैसे कार्बन देख लो, जैसे कोयला देख लो, इनको जब पीटोगे इनमें चमक तो होती नहीं है, और पीटते तो भंगुर हो जाते हैं ये। लेकिन कार्बन का एक रूप क्या है, आपका हीरा, जो आपको जानते हो, डायमंड, ये डायमंड में चमक होती है। तो कुछ बेटा आपको बात भी आपको देखने को उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लोहा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, तांबा हुआ, पीतल हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, विद्युत धारा बहेगी ना इसमें। तो जो मेटल होते हैं बेटा ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बेटा ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन यही हम नॉन मेटल वाली बात करें तो बेटा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हीरा में बेटा कभी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोयले में कभी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट, जो आप जानते हो कार्बन का ही रूप है, जो आप पेंसिल के नुक होती है उसमें यूज करते हो ना, ये बेटा होता धातु है, लेकिन बेटा ये विद्युत धारा का सुचालक है, मतलब बेस्ट कंडक्टर है। आप देखोगे उसमें करंट बेटा फ्लो करता है, तो उसमें आपको बात भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जनरली आपको पता लगे कि धातु अधातु क्या होते हैं, धातु जिनको पीट के चादर बनाई जा सकती है, जो चमकते हैं, चमकदार होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अधातु के संग जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए देखिए इसको अच्छी तरह समझना क्या है। हाँ वो हाँ, ये मेटल हार्ड होते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है। मेटल ज्यादातर बेटा आपको हार्डनेस मिलेंगे, मतलब हार्ड में होंगे, मतलब टफ होंगे। और हाँ बेटा अपवाद भी तो बोला है ना बच्चे मैंने, अपवाद क्या है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये क्या होता है, मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। अब अच्छी से समझना बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। देखिए दोनों वर्जन में, दो इंग्लिश हिंदी दोनों में दूंगा, पहले समझ लो क्या लिखा हुआ है कि तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया है। मैंने आपको बताया तत्वों को उनके गुण धर्म, उनकी क्वालिटी के अनुसार धातु और अधातु में बेटा दोनों में डिवाइडेड कर दिया। जैसे बेटा मैंने आपको देखा, आप सारे स्टूडेंट हो ना, लेकिन मैंने क्या करा कि आपके कुछ गुण धर्मों के अनुसार बेटा मैंने दोनों में बेटा एक गर्ल्स और बॉयज की बेटा अलग अलग टीम बना दी। इसी प्रकार बेटा इन्होंने धातु अधातु में वर्गीकृत कर दिया, कुछ धातु है कुछ अधातु है। आगे समझो, धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, कॉपर, ये क्या होते हैं, धातु के कुछ उदाहरण होते हैं। यही आपको देखो बेटा धातु में बेटा कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं बेटा, ये अधातु के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर अधातु के कुछ मतलब द्वारा समझा दो। अधातु के बेटा एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं एक बार द्वारा समझाता हूं उसको रफ करके। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये क्या है बेटा, अधातु के एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो अधातु में ज्यादातर बेटा आपको गैस देखने को मिलेंगी, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस है। समझ में आ गया, तो क्या है, ज्यादातर आपको गैस देखने को मिलेंगी। आगे क्या है बेटा, भौतिक गुण धर्म। अब बेटा इस चीज को अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को, ये क्या बोल रहा है। पहला कॉन्सेप्ट है धात्विक चमक, मतलब शाइनिंग कौन कौन सी चीज मारती है। कठोरता, जो माने हार्डनेस होती है, वो किन किन की होती है। रूप, इसका बेटा रूप क्या होता है। और आघात वर्धिता, ये क्या कहते हैं बेटा, जिसको पीट के बेटा आवाज करे। आप देखोगे कि जो जो मेटल होते हैं उनमें तुम मारो बेटा, थोड़े से बाहर करोगे तो बेटा आवाज करेंगी। जैसे बेटा लोहा देख लो, चांदी देख लो, तांबा देख लो बेटा, इनको पीटोगे तो ये आवाज भी करेगी।
तो देखिए पहले धातु को समझो। धातु क्या कह रहे हैं कि धातु की सतह चमकदार होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। लेकिन इसमें एक आयोडीन है जो अपवाद है, जो कि बेटा चमकीली होती है। आयोडीन चमकीली होती है, अधातु बेटा वैसे चमकीली नहीं होती है। मैं बोला अपवाद भी इसमें मिलेगा, एग्जेप्शन नहीं मिलेंगे इसमें। तो आयोडीन आपकी चमकीली होती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एक अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है। आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आगे समझो। डायमंड बेटा, हाँ बेटा चमकीला, डायमंड भी चमकीला होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझो। हाँ गलत नहीं है, लेकिन ये आयोडीन भी चमकीली होती है। आगे कॉन्सेप्ट समझो बेटा। डायमंड जो चमकता है ना, वो बेटा हमारे प्रकाश से चमकता है। जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा चमकीला दिखाई नहीं देगा, ठीक है? चलिए हाँ, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन बेटा इसमें ये अपवाद है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होती है। ये इतनी मुलायम होती है कि ना बेटा चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये क्या होती है? चाकू से काटा जा सकता है। और जबकि आप जानते हो सोडियम और पोटेशियम तो इतनी रिएक्टिव होती हैं, इतनी बेटा मतलब क्रियाशीलता होती है कि ये आकाश में आग पकड़ लेती हैं। अगर हवा के संपर्क में आएंगी, उनकी नमी से टच होंगी तो बेटा आग पकड़ लेंगी। तो इनको बेटा किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। लिथियम गैस, लिथियम गैस तो होती है। चलिए आगे समझो। ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, जैसे कि आपने देखा धातु में। थोड़ा ने एक कॉन्सेप्ट चेंज कर लेता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं कहां पेन को यूज कर रहा हूं। देखिए यह अधिकतर कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक अपूर्ण रूप है हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आप जानते हो कि जो अधातु होते हैं कठोर नहीं होती है, लेकिन इसका एक रूप है बेटा हीरा, जो बेटा सबसे ज्यादा कठोर होता है। आर यू क्लियर स्टूडेंट? लेकिन कभी कंफ्यूज में मत रहना, कभी ये कंफ्यूज में मत रहना कि हीरा कभी टूटता नहीं है। कि रूप में देखिए, धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा, सोना देख लो, चांदी देख लो, तांबा देख लो, और कुछ भी देख लो, लोहा देख लो, ये बेटा अगर सामान्य टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर होता है तो बेटा कठोर अवस्था में पाई जाती है। जैसे ये बेटा कठोर अवस्था में ना, ठीक है ना। लेकिन इसका बेटा एक मतलब क्या है, अपवाद है, मरकरी जिसे बोलते हैं पारा, जो माने थर्मामीटर में भरा होता है। ये बेटा सामान्य टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब एक तरल पदार्थ, तरल में होगा ये पानी के रूप में, और इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। कहते हैं कि ऐसा लिक्विड बताइए जिसमें जो सिक्का होता है, लोहे का सिक्का, वो तैर जाता है, तो वो बताओगे मरकरी, ठीक है ना। तो ये मैं क्वेश्चन तो बता ही जा रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। आगे समझो। मरकरी को हवाई जहाज में इसलिए ले आते, हवाई जहाज ज्यादातर जो बनता है जिस मेटल का, वो है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम जब कोई मरकरी से संपर्क में आएगी, कांटेक्ट करेगी, तो मरकरी तबाह कर देगी एल्युमिनियम को, इसलिए हवाई जहाज में मरकरी को नहीं ले जाते। आपको लिया या नहीं जाए, लेके जाया नहीं जाएगा आपको, क्योंकि मना कर देते वहां से, ठीक है ना। आगे समझो। देखिए केवल मरकरी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। आगे समझो। अधातुएं ठोस व गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है। ध्यान रखना, जो आपकी अधातु हैं ये बेटा गैस और ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन है वो आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। आगे समझो। अगार तो बढ़ देता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ क्या, ज्यादातर है, ठीक है ना। लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, ये पीतल, ये क्या है, पीटोगे इन्हें तो एक चादर रूप में बना लोगे। सही बात है नहीं? सही बात है। अधातु अघात वर्धी नहीं है, नहीं होती है, मतलब इनको पीटोगे तो चादर रूप में नहीं बनती है, भंगुर बन जाती है, पाउडर बन जाते हैं। और इसका यही सेम कॉन्सेप्ट, ये तो बेटा मैंने आपको इंग्लिश हिंदी में बताया, मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लेने में मजा आ जाए। ये लीजिए, ठीक है। इसका एक इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आर यू क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्या बोलता है? तन्यता। बेटा इसकी दो तन्यता क्या होती है? धातुओं को पतली तार के रूप में, धातुएं तन्य नहीं होती, सॉरी इसको ने थोड़ा ये दो में डिवाइडेड है ये,
इन्होंने 2 में डिवाइडेड सही तरीके दिया नहीं है। देखिए, जो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। आप जानते हो धातुएं होती है, मेटल होती है, इनको पीट के बेटा पतली तार के रूप में खींच सकती हो। लेकिन ये अधातुएं होती है बेटा, ये तन्ने नहीं होती, इनको पीट के बेटा आप तार के रूप में नहीं बना सकते। आगे समझो, विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्य धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आपने देखा होगा, चाहे लोहा देख लो, तांबा देख लो, सोना देख लो, चांदी देखो, इनमें करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो होगा। और इनको गर्म करोगे तो बेटा हीट उत्पन्न करेगा, नहीं करेगा? इसमें आप खाना भी पका सकते हो ना। लेकिन बेटा कुछ है, जैसे कि अपवाद है इसका सीसा और मरकरी, जो बेटा विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना। मरकर सीसा और मरकरी, सर्किट सीसा बेटा आपको होता है पीवी लेड, ठीक है ना। और मरकरी आप जानते हो बेटा क्या होता है, Hg। आर यू क्लियर स्टूडेंट? आगे देखो, सामान्य अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। आप जानोगे बेटा कि जो सामान्यतः जो आपकी नॉन मेटल होते हैं, विद्युत के और ऊष्मा के होंगे बेड कंडक्टर होंगे, मतलब कुचालक होंगे, सुचालक नहीं होंगे। लेकिन केवल बेटा किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। मैंने आपको पहले बता दिया ना, ग्रेफाइट क्या है बेटा, जो पेंसिल की नुक में आती है ना, पॉइंट में आती है बेटा, ग्रेफाइट होती है ये बेटा। इसमें बेटा करंट फ्लो भी करेगा, करंट फ्लो कर जाता है, सही है। आगे समझो, घनत्व। अब बेटा आप जानते हो घनत्व का मतलब क्या होता है, जो जितना भारी है, जिसका एरिया कम, भारी ज्यादा, वजन ज्यादा, वो उसका घनत्व ज्यादा होता है। सही है नहीं सही है? अगर मैं बोलूं लकड़ी और लोहे, इसमें घनत्व किसका ज्यादा हुआ, लोहे का। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, लोहे की। घनत्व मतलब डेंसिटी। तो बेटा ये बताओ, आप मुझे बताइए, एक है बेटा आपके पास क्या है, मेटल है और एक नॉन मेटल है, इनमें डेंसिटी किनकी ज्यादा होगी, मेटल की। धातु की होगी ना। अब बेटा यही चीज समझो, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक के होते हैं। बेटा आपने देखा होगा, जो मतलब मेटल होते हैं ये अधिक, तो बेटा इनका डेंसिटी तो हाई हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा इनका बहुत हाई होता है। क्योंकि आप देखोगे कि लोहे को आप गर्म करोगे तो एकदम पानी नहीं बन जाएगा, पानी बनने के लिए उसके हिसाब से टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, समझना बैठो, ठीक है। टंगस्टन का बिल्कुल बढ़िया बात है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन का होता है, जो आपके बल्ब में लगा होता है। समझ में आ गया ना, उसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है। चलिए बेटा पहले भी बात सुनिए, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। बेटा इनका गलनांक मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है, और इनका और इनका बेटा क्या होता है, कहते हैं डेंसिटी भी बेटा अधिक होती है, ठीक है ना। सोडियम व पोटेशियम का घनत्व और गलनांक दोनों कम होता है। इनके अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, जिनको चाकू से काट दिया जा सकता था ना, इनका बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा कम होता है, और इनका बेटा डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। आगे सुनो, अधातुओं में देखो, सामान्यतः अधातुएं घनत्व व गलनांक की कम होती है। सामान्यतः बेटा जनरली देखा जाएगा तो अधातुओं बेटा क्या होंगी, गलनांक और मेल्टिंग पॉइंट और इनकी डेंसिटी क्या होगी, हमेशा कम होगी। आगे समझो, ध्वनिक मतलब साउंड कौन बेटा प्रोड्यूस करती है, तो बेटा आप जानते हो मेटल करती है ना। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। आप जानते हो धातु या कठोर से टकराएंगी, जैसे कि बेटा इसमें देख रहे हो आवाज उत्पन्न हो रही है ना, तो बेटा हमेशा क्या कहेंगे, आवाज उत्पन्न करेंगी। अधातुएं ध्वनिक नहीं दे होती, मतलब ये बेटा अधातु क्या होती है, मतलब ध्वनि देंगी तो वाली बहुत कम, ना के देती है। आगे समझाओ, ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। धातुएं कौन सी ऑक्साइड बनाएंगी, क्षारीय, एल्कली। और अधातु कौन सी बनाएंगी, अम्लीय, एसिडिक। आर यू क्लियर स्टूडेंट? और इसी का ये वर्जन मेरा ये इंग्लिश है। पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, इससे आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इसको आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझो, देखिए डियर माय स्टूडेंट, कृपया शांति बनाए रखें। जिनको अगर बोरिंग क्लास लग रही है तो बेटा वो जा सकते हैं, बैग उठाएं सीधे चले जाएं, ठीक है ना। समय क्लास का खराब ना करें, और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट उनको पढ़ने दें। आप जान लो बेटा ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके बावजूद बेटा आवाज कर रहे हो। देखिए
दो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब बेटा धातु रासायनिक गुणधर्म क्या है, समझना बात को। वायु के साथ अभिक्रिया, एक चीज बात को समझने की कोशिश करना, धातु हम जैसे हम कॉपर ले लिया हमने, ये धातु है ना बेटा, और बेटा इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं वायु के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, सही है नहीं सही है। तो ध्यान रखना, धातु की अभिक्रिया जब वायु के संग होती है, मतलब ऑक्सीजन के संग होगी, तो बेटा क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल की रिएक्शन जब मतलब ऑक्सीजन से होगी तो बेटा बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब मेन चीज कॉपर ऑक्साइड का सर फॉर्मूला क्या होता है, याद नहीं है, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना मैंने आपको सिखाया है। कॉपर एक तरफ ले लिया, ऑक्सीजन एक तरफ ले लिया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, इसके होता है -2, +2 -2 कैंसल आउट हो गया तो बन गया CuO। मैंने आपको बकायदा फॉर्मूला ही बनाना सिखाया, वो भी याद नहीं कराए, तो बन गया हमारा CuO। अब ये बन तो गया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको बैलेंस भी करना होता है। तो हमने देखा कि ये हमारी LHS होती है बच्चे, ये RHS होती है। तो हमने देखा कि इसमें LHS में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो हमें 2 इधर करना पड़ेगा ना। आप इधर ऑक्सीजन तो 2 हुए, कॉपर भी 2 हुए, तो इधर भी कॉपर में भी 2 कर दो। तो ध्यान रखना, एक अब ये बेटा हमारी बैलेंस हो गई। पहली चीज तो मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बेटा इसका नाम क्या बोलोगे आप, कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलोगे बेटा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, मेटल है, ऑक्साइड ऑक्साइड है, ये तो मेटल ऑक्साइड। यही चीज बेटा यहां पर दे रखी है। कौन सा बेटा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैं ये नहीं बोला है मैंने। अब ऑक्सीजन को ऑक्साइड के रूप में ही तो बोलेंगे हम, मेटल नॉन मेटल से मतलब नहीं होता उसका, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, प्लस की अभिक्रिया माइनस से होगी, प्लस ज्यादातर होता है वो आपके मेटल में होता है, और माइनस होता है वो नॉन मेटल में होता है ज्यादातर। देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि धातु प्लस ऑक्सीजन बन गया धातु ऑक्साइड। ये मैंने आपको समझा दिया, बाकायदा मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया, जबकि एग्जांपल भी इसमें दे रखे हैं। दो कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई तो कॉपर ऑक्साइड दो, ये तो मैंने बना दिया। और कॉपर ऑक्साइड में किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। कॉपर ऑक्साइड में किस रंग का है, काले रंग का है। दूसरा बेटा एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से कराई तो बेटा बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ, अब ये 4 क्यों आया है या 3 क्यों आया है, ये बैलेंस करने के लिए आया है, बता दूं आपको अगर नहीं आता तो, किसी को पूछना है क्या। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया, सही है नहीं सही है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया दिखाती हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया दिखाती हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ कि जो सबसे उच्च बेटा रिएक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, सोडियम पोटेशियम। ये तो ऑक्सीजन के नेक्स्ट संपर्क में आएंगे तो बेटा तबाह कर देंगे, मतलब ब्लास्ट हो जाते हैं ये। तो इसलिए बोला है कि धातुएं ऑक्सीजन के संग अलग अलग तरीके से क्रिया दिखाती हैं। तो देखिए, देखो यहाँ पर दे भी रखा है, सोडियम और पोटेशियम वायु के आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। मैंने बताया था मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे समझो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत छड़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक है ऑक्सीजन से करेगा जिंक ऑक्साइड, पीबी के संग ऑक्सीजन से होगा तो लेड ऑक्साइड। तो बेटा क्या हो जाता है, धातु ऑक्साइड की बेटा परत छड़ जाती है। आगे देखो, फेरस जो आयरन है, आयरन वायु के गर्म होने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में चूर्ण डालने पर यह प्रज्वलित हो जाता है। पूरा नियम मैं आपको बताता हूं, सिंपल बात। जो बेटा आयरन देखा आपने लोहा, इसको आप आग पे रखोगे तो बेटा गर्म होगा, ये आग तो नहीं पकड़ेगा ना। लेकिन डियर माय स्टूडेंट, लोहे का जो पाउडर होता है ना, इसको आप अगर आग में जो ज्वाला भट्टी में डालोगे ना तो बेटा आग पकड़ लेता है। अभी कहो सर लोहे का कहां से मिलेगा ये चूर्ण, तो बेटा आपने देखा होगा लोहे की फैक्ट्रियां होती हैं, उधर बेटा इनके चूर्ण निकलती हैं, जो चीज घिसेगी उसका चूर्ण जरूर बनेगा। लकड़ी वाले पे जाओगे तो लकड़ी का चूर्ण मिल जाएगा, लोहे में लोहे का। हाँ, तो बेटा उसमें डालते हो वो पोटास वगैरह होता है तो उसमें, तो बाकी तुम उसमें डालोगे लोहे में, लोहे का चूर्ण बेटा आग में डालोगे तो आग पकड़ लेगा, वैसे लोहा पकड़ता नहीं है आग को। क्लियर है।
चलिए इसका यही कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ये रहा। आर यू क्लियर स्टूडेंट? आगे चलते हैं। देखिए अच्छा इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन नहीं आया, चलो कोई नहीं, मैं एक सेकंड में इसका हिंदी वर्जन और दे देता हूं। देखिए उभय धर्मी ऑक्साइड ये क्या है, समझाता हूं आपको। ये क्या होते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं क्या और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। डियर माय स्टूडेंट, इससे पहले जो चैप्टर था वो क्या था? अम्ल, क्षार और लवण। मैंने आपको बताया था चाहे अम्ल की अभिक्रिया हो, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है बच्चे, तो हमेशा क्या बनता था? लवण और प्लस वाटर, ये बनता था ना। मतलब एसिड की जब रिएक्शन होती थी बेस से तो साल्ट बनता था, प्लस क्या बनता था? वाटर। ए भाई नहीं, एक सेकंड, अरे तुम पूछो क्या कह रहे थे? तो क्या बनता था बेटा? है वो मेटल के संग होता था, समझ में? उसमें हाइड्रोजन गैस बनती थी। आर यू क्लियर? अब तो क्या बोल रहा है? वे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया होती थी। दो ध्यान रखना, चलो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट अलग बता दिया, इसमें कॉन्सेप्ट अलग पूछ रहा है। चलो मैं अलग वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, इधर समझो। चाहे धातु की अभिक्रिया डियर माय स्टूडेंट चाहे अम्ल से हो या हो क्षार से, हमेशा क्या बनता था आपका? एक तो लवण बनता था, साल्ट बनता था, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती थी। एक सेकेंड, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती थी, यहां पर लिखा नहीं जा रहा है, आप समझ लेना, ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस बनती थी। अब वो यही बोल रहा है वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अब तो धातु से अभिक्रिया होती थी तो हाइड्रोजन गैस बनता था। अब धातु ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया ना, और जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? जल बन जाएगा, तो हमेशा जल देगा। अब यही देखो इसमें अभिक्रिया कराई है एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl। HCl क्या है बेटा? आपका अम्ल है, एसिड है ना, तो बना एक तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बना जल, ठीक है ना। और यही एल्युमिनियम ऑक्साइड की जब बेस से कराई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी अभिक्रिया कराई तो बना बेटा सोडियम एल्यूमिनेट और जल बना आपका, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट ये आता है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा इसमें भी है आपका और इसमें भी है, लेकिन दोनों बेटा अभिक्रिया होगी ना, दोनों में अलग अंतर आ गया। अम्ल के संग अभिक्रिया होगी या क्षार के संग होगी? अम्ल के संग अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, या क्षार के संग होगी। तो आप देखो उसमें क्या बोला है, धातु ऑक्साइड को जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? आपके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। दो एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, दोनों जगह बना रहा है, जल बना रहा है और क्या बना रहा है बेटा? आपका लवण बना रहा है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? यही इसमें दिया हुआ है, मैं इसको एक बार थोड़ा रफ कर देता हूं, आपको अच्छी तरह दिखाई दे जाए। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं, यही इसका वर्जन है इंग्लिश, सॉरी अच्छा इंग्लिश में ऊपर ही दे रखा है, इंग्लिश में देखो ऊपर ही दे रखा है, ये रहा इसका इंग्लिश ऊपर वाला वर्जन, ठीक है, इंग्लिश में ऊपर ही दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। कॉन्सेप्ट आता है कि मेटल, मैंने बताया था ना कि वायु के संग अलग अलग तरीके से क्रिया करता है, ऑक्सीजन के संग। जो आपका पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे पानी के संग क्रियाशील होंगे, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, ये किसके संग होंगे? भाप के संग। जो भाप होती है एयर में बनती है, भाप भी बेटा क्या है? वो भी बेटा आपका पानी है, H2O, ठीक है ना। गर्म जल के संग अभिक्रिया कौन करेगा? मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आएंगे, इसके ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट आता है जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, वो कौन सा नहीं करता? Pb, कॉपर, Au और Ag। Pb क्या होता है? लेड, कॉपर मतलब तांबा, Au क्या हुआ? Au सिल्वर है, गोल्ड, और Ag क्या है? सिल्वर।
अब ये क्या बोल रहा है, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। अब बेटा आपने याद कर लिया जल के संग अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते इसका कॉन्सेप्ट समझना। मैं आपको एक डायग्राम में समझाता हूं, ये अभिक्रिया क्यों नहीं करती हैं। इसमें दिया नहीं है क्या, चलो मैं एक पेज लेता हूं, इसमें आपको अच्छे से समझाता हूं इसको। देखिए डियर माय स्टूडेंट्स, उसमें मैंने दिया था आपको कि जल के संग अभिक्रिया कौन कौन से मेटल नहीं करते हैं, जिसमें क्या क्या था आपका, Cu, Au और Ag है ये, ठीक है ना, Au, ठीक है ना, Hg। ये जल के संग अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन है, उसका रीजन क्यों है ये समझना। चलो चलो, पीवी गलत, पीवी तो ऊपर है। चलो एक सेकंड, देखिए जैसे कि सोडियम है, समझना, सोडियम अगर जल के संग अभिक्रिया कराओगे तो डियर माय स्टूडेंट समझना बात को, एक कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे मैग्नीशियम की करा देते हैं, चलो जल के संग अभिक्रिया कराए ना H2O के संग। अगर तो एक तरीका तो ये है कि आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या करता था कि Mg क्या कहेगा भाई, हाइड्रोजन से क्या भाई तू हट जा, या तो हट जा ना मैं तो हटा दूंगा। तो पहले बेटा Mg जब ये हाइड्रोजन को हटा सकता है जब वो पावरफुल ज्यादा होगा। तो बेटा आप ये इस वाली क्रिया में देखो, इस वाली टेबल में देखो, जो सबसे मोर रिएक्टिव है पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। अब दो हाइड्रोजन हटाया तो हाइड्रोजन कहां पर है आपका, अगर देखा जाए डायग्राम मैं आपको उस समय दिखाता हूं, हाइड्रोजन आपका ये रहा, सही है ना, और मैग्नीशियम कहां पर है आपका, मैग्नीशियम ये रहा। तो भाई मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा सकता है ना, तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो भाई कहेगा, तो मैग्नीशियम कहेगा भाई ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन से तो अपने हट जा, तो भाई हाइड्रोजन अपने यहां पर हट जाएगा, और मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है ना। फिर द्वारे अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, ध्यान रखना। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको ओनली ये समझा दे रहा हूं कि मैग्नीशियम जब भी बेटा इस हाइड्रोजन को हटा सकता है जब मोर रिएक्टिव होगा। तो आप देखोगे कि कॉपर हुआ या Hg, Au और Ag ये हाइड्रोजन से नीचे है ना, क्या ये हाइड्रोजन को हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे ना, इसलिए बेटा ये क्रिया नहीं करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आपको तो यहां पर दे रखा है, देखिए यही कॉन्सेप्ट बेटा इसमें दे रखा है। देखिए आगे बोला है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के संग चिपक जाते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि कौन से मेटल हैं जो जल में तैरने लगते हैं, तो क्या होंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यही बेटा आपका वर्जन बेटा इंग्लिश में दे रखा है, आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको समझाया था, ये देखिए कुछ बेटा उदाहरण है, जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन ऑक्साइड से हुई, जल के संग हुई, तो बनाए से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा प्लस ऊष्मा निकलेगी, ये आपको मालूम होनी चाहिए। कैल्शियम की हाइड्रोजन ऑक्साइड के संग होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 निकलेगा। अब ये हाइड्रोक्साइड बन कैसे रहा है, सोडियम हमने एक तरफ रखा और हाइड्रोजन ऑक्साइड OH होता है हमारा, सोडियम की +1 होती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड की -1 होती है, कैंसल आउट हो जाएंगे तो बनेगा NaOH, सही है नहीं सही है। इसी प्रकार ये कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड से हो रही है, कैल्शियम एक तरफ रखा, नहीं बेटा आपको ये पूरी देनी है, एग्जांपल आपको देना है तो पूरा देना पड़ेगा ना आपको, अगर वो बना के देता है, हाँ ये 2H+ नहीं देगा, वो ओनली Na+H2O देगा, फिर आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा, पता होनी चाहिए क्या बनेगा, तो बैलेंस तो बनने करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, अब दो इसकी +2 होती है, उसकी क्या होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इधर पहुंचेगा तो Ca रह जाएगा, और OH का होल ट्वाइस, नाम क्या हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसी प्रकार मैग्नीशियम की हाइड्रोजन ऑक्साइड से होगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। लेकिन ध्यान रखना
एल्यूमिनियम और फेरस, इनकी जल के संग अभिक्रिया होगी तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और हमेशा हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। तो ध्यान रखना, एक चीज को याद रखना, हाइड्रोक्साइड किन के संग बनाएगा, सोडियम के संग, कैल्शियम के संग और मैग्नीशियम के संग। ठीक है ना, कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आगे देखो, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की या तनु अम्ल के संग अभिक्रिया होगी तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस में बनाएगा। मैंने आपको बता दिया तनु अम्ल क्या है बेटा, हमेशा धातु की अभिक्रिया अम्ल के संग होती है तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, पहले वाले चैप्टर में करा चुका हूं, और यही दिया है दो, फेरस की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं तो फेरस क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, आप कहोगे तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगा रिएक्शन को भी, सही है। आगे समझो, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के पूरे चांस है भाई इसके। देखिए डियर माय स्टूडेंट्स, क्या है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। ये मैं अच्छे से समझा दूंगा, ये तो इसकी लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा दूंगा। धातु के परमाणु अपने संयोजन कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, अतः अधातु परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। समझना बेटा, डियर माय स्टूडेंट, सोडियम है, मैं सिंपल ले रहा हूं, ये क्या है, धातु है ना, ये क्या है बेटा, मेटल है। एक सेकंड, मैं थोड़ा ना अच्छी राइटिंग में लेता हूं। देखिए देखिए, जैसे कि मैंने क्या करा रहा हूं बेटा, एक ले रहा हूं मैं धातु, जिसे मिलते हैं मेटल, इसमें ले लेता हूं मैं सोडियम एन, एक लेता हूं मैं अधातु नॉन मेटल, इसमें हम ले लेते हैं क्लोरीन। तो डियर माय स्टूडेंट, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखोगे, एटॉमिक नंबर, तो बेटा कितना होता है, 11 होता है। और ये आते कैसे हैं बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम करेंगे तो इसका होगा 281, और यही इसका होता है 17, इसका हम देखेंगे तो 2, 8 और 7। अब डियर माय स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट ऐसा आपका फर्स्ट ईयर में है, 11th क्लास में है, लेकिन मैं इसमें भी आपको समझा रहा हूं। ध्यान रखना, हर कोई एलिमेंट्स जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक बेटा उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या तो बेटा वो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, या तो बेटा वो उधार लेगा इलेक्ट्रॉन या दान दे देगा। अब बेटा इसके बाहरी कोष में आप देखोगे, सोडियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब इसे उधार कितने लेने पड़ेंगे, 7। अब 7 लेगा तो बेटा से मोर पावर चाहिए ना, ताकत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये क्या करेगा भाई, अब एक का ही क्या करूं मैं, एक को दान ही कर देता हूं, तो एक को बेटा क्या कर देगा, दान कर देगा, क्या कर देगा बेटा, दान कर देगा। और जो दान करता है उस पर बेटा पॉजिटिव आता है, तो उसका जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो उसने दान किया, डिनोट कर दिया। अब ये अधातु जो आपकी क्लोरीन है, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। तो ये उधार ले लेगा ना, ये ले लेगा, और ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसकी +1 हो जाएगी, इसकी -1 हो जाएगी। ये धातु है, ये अधातु है। तो समझना बेटा, उसने यही बोला है, धातु क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके किसमें हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है ना, मतलब धनायन बना लेता है। और अधातु अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाता है, माइनस, ऋणायन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है उसमें। पॉजिटिव चार्ज धातु पे होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अधातु पे। अधातु इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और धातु इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा, जैसे इसमें दे रखा है, सोडियम का दे रखा है, 281 होता है, इसमें क्या हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया, तो बेटा बचे कितने, 28 बचे बस ओनली, और एक इलेक्ट्रॉन उसने दान दे दिया, तो बेटा क्या हो गया, वो सोडियम धनायन हो गया। यही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बेटा क्या हो गया, ऋणायन हो गया। अब देखो इनके कुछ बेटा
आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। जैसे आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्या होता है जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में क्रिया कर लेते हैं, जैसे कि Na की अभिक्रिया हम Cl से करते हैं तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा ना, जुड़ जाएंगे ना। इनको ही बोलते हैं आयनिक यौगिक, इन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। समझ में आ गया ना? देखो जैसे इसमें दिया है, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। विपरीत आयन मतलब अपोजिट, वो क्या है? आयन है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, दोनों जुड़ गए, NaCl बन गया और एक मजबूत बन गए बेटा। समझ में आ गया? एक मजबूत, एक बेटा मजबूत बॉन्ड बन गई है। आगे बोला उसने इनकी भौतिक प्रकृति, मतलब इसका फिजिकल नेचर क्या हुआ? ये ठोस कुछ, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। जैसे कि आपने नमक देखा बेटा, NaCl का मैं दे रहा हूं तो NaCl का ही बोल दे रहा हूं। ये बेटा आप नमक देखा हुआ, उससे बेटा हम पीटेंगे तो भंगुर हो जाएंगे, एकदम चूरा चूरा हो जाएगा। और कठोर होते हैं ना, टफ होते हैं नहीं। इंग्लिश में ही पढ़ जाना, मैं इंग्लिश में ही दे दूंगा आपको, टेंशन ना लें। गोलनांक और क्वांटनांक, मतलब इनका बेटा क्या, गलनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और क्वांटनांक बेटा क्या होता है? बॉइलिंग। इनका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग, दोनों बेटा उच्च होगा, क्योंकि बेटा नमक को आप देखोगे बेटा, वैसे आप गर्म करोगे तो पिघलेगा नहीं, इसे बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, जब इसको लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इनका गलनांक और क्वांटनांक क्या होगा? हैवी होगा। यही दे रखा है हिंदी में, क्या है कि आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वांटनांक बहुत अधिक होता है। यही समझाया मैंने आपको। बेटा नमक में द्वारा बन जाएगा वो, मैं घोलने वाली बात है, घोलता तो है ही है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जो आपका गलनांक होगा और मान लें आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हेवी होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अवलेय होते हैं। कहने मतलब ये है, जो आपका नमक है बेटा पानी में तो घुल जाता है ना, लेकिन बेटा यही बेटा पेट्रोल में घोलोगे और मिट्टी के तेल में घोलोगे तो बेटा यूं ही आसानी से नहीं घुलेगा, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब घुलेगा, वो भी ना के बराबर। ठीक है, आगे समझो। ये बेटा इंग्लिश वर्जन है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। इसको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। ये बेटा आपके क्या मोर रिएक्टिव है, सबसे ऊपर होगा मोर रिएक्टिव होगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है। ये इतना हैवी होता है कि बेटा वायु में तुरंत आकाश में आग पकड़ लेता है। सोडियम भी ऐसा ही है। और इनसे पहले ध्यान रखना, हाइड्रोजन को कौन हटा पाएगा? ये सब हटा देंगे। हाइड्रोजन को कौन नहीं हटा पाएगा? ये नीचे, ये हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसे बेटा लेस रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव को बेटा हटा देगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। विस्थापन अभिक्रिया में बेटा इसका यूज होता है, विस्थापन अभिक्रिया में इसका ही यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है ना, आगे समझो। देखिए कुछ मुख्य परिभाषाएं, ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी बेटा आप समझ लेना। जैसे गैंग, गैंग आप देखे होंगे कि एक हीरो होता है, हीरो, उसके पीछे बेटा चेले चपाटे से होते हैं गैंग। वो क्या है? ओनली बेटा भीड़ भीड़ रखने के लिए है वो, ओनली वो क्या होते हैं? एक तरह बेकार होते हैं। इसी प्रकार बेटा गैंग होती है। जैसे कि बेटा इसमें दे रखा है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें बेटा गैंग कहते हैं। मतलब जब हमें बेटा मिनरल सही होते हैं मिट्टी से, तो मिट्टी को खोदते हैं, उनमें से हम तांबा चांदी सोना वगैरह ये सब चीज निकालते हैं। उनमें से जो फालतू चीजें रेत वगैरह मिलती है, इसको क्या कहते हैं बेटा? गैंग कहते हैं। शुद्ध चीजों को तो हटा देंगे, अशुद्ध चीज में क्या हो जाएंगी? गैंग हो जाएंगी। आगे देखो वर्जन क्या है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कि जिंक सल्फाइड है, इसको बेटा ऑक्सीजन में अधिक तापमान में हमने गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया, नहीं बन गया? और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरी सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा तो मर्क्यूरी ऑक्साइड भी बन गया। तो यही तो बोल रहा वही है, ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा बनेगी। ये रिएक्शन है, कुछ को याद बेटा अपने रखनी पड़ेगी आपको, हमेशा ध्यान रखना। जिंक सल्फाइड या मर्क्यूरी सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो बेटा हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा बनाएगा। आगे समझो, निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर
ये ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कि बेटा जिंक कार्बोनेट है, इनको हमने गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड में बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया। अब ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ होती है, आपने देखा होगा ये रोटी जो आपकी मम्मी बहनें जला वो बनाती हैं तो फूल जाती है ना रोटी, डबल रोटी फूलती है ना, वो किस वजह से बनती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। आपने देखो आग बुझाने वाली मशीन में भी क्या लगा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है। तो बेटा ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप समझ लो। अपचयन, ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में समझाया था, एक सेकेंड, ठीक है ना। अपचयन क्या है, ये मैंने पहले चैप्टर में समझाया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन अलग हो रहा था, और रिडक्शन में क्या था, ऑक्सीजन हट रही थी, हाइड्रोजन जुड़ रहा था। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, इनमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन अलग होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोजन अलग हो जाए। और रिडक्शन में क्या होता कि ऑक्सीजन हटेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो बेटा अपचयन है, ये क्या है, रिडक्शन है। ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हटेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो बेटा इसमें ये बोला है जो जिंक ऑक्साइड थी ना, बन गया क्या, जिंक बन गया ना, तो यहां पर क्या हो गया, अपचयन हो गया, नहीं हो गया, कि ऑक्सीजन हट गई। समझ में आ गया। तो यही बेटा आपको हिंदी में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इसका इंग्लिश में नहीं है वर्जन, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको नोट से भेज दूंगा, ठीक है ना। आगे समझो, कुछ और डेफिनेशन है भाई, ये चैप्टर खत्म की ओर है, चैप्टर ब्लू खत्म होने वाला है। संचारण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा डियर माय स्टूडेंट कि लोहे में जंग लग जाती है, कॉपर में जंग लग जाती है, चांदी में जंग लग जाती है, एक सेकंड, चांदी में काले रंग की बेटे जंग लगती है, और कॉपर में किस रंग की जंग लगती है, हरे रंग की, और हाँ सोने में नहीं लगती है, वो बता रहा हूं क्यों नहीं लगती है, समझना। और बताओ बच्चों, ए भाई नहीं, आपके लोहे में किस रंग की जंग लगती है, भूरे भूरे रंग की, ब्राउन रंग की, सही है नहीं सही है। तो बेटा यही क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है, समझना बात को। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाती हैं। जैसे कि सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर और सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। आपने देखो सिल्वर बेटा किस रंग की हो जाती है, काली। आगे देखो कॉपर, कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाती है। जो हरे रंग की जंग बनती है ना, वो कॉपर कार्बोनेट बनता है। सही है नहीं सही है, ठीक है। अब लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए देखिए, हाँ लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संचारण की सुरक्षा हेतु लोहे को जंग से लगने बचाया जा सकता है, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर इनको बचा दिया जा सकता है। अब यशद लेपन क्या होता है, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यशद लेपन कहते हैं। आर यू क्लियर स्टूडेंट।